हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। एक बार हम रिकॉल करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने न्यूक्लियस के बारे में समझा था। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और दोनों सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे 80s राइबोसोम अटैच होते हैं, और आउटर सरफेस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होती है। इसके अंदर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक इलेक्ट्रॉन डेंस स्पेस मिलता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। वो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है, मतलब ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा। ठीक है, और इनके दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से पोर बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसमें ये क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, और इसमें ये न्यूक्लियोलस मिलता है। मैंने बोला था जो ये क्रोमोजोम है इसी से न्यूक्लियोलस बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। ये होता है क्रोमोजोम। ठीक है, ये उसकी होती है आर, ये होती है आर। ठीक है, और इसमें होता है, मतलब हम एक क्रोमेटिड बनाते हैं पहले, इसको कहते हैं एक क्रोमेटिड। ठीक है, ये है सिंगल क्रोमेटिड। और ये जुड़ा होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर से, और इसके अंदर होता है ये डीएनए का थ्रेड। जब ये डीएनए का थ्रेड इससे बाहर निकल जाता है, कभी कभी इसमें एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है, उसे सेकेंडरी सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेकेंडरी सेंट्रोमियर। उस सेकेंडरी सेंट्रोमियर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इससे डीएनए का एक थ्रेड निकलता है इस तरह से ऐसे। और इस डीएनए में बनता है राइबोसोमल आरएनए, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना, ये विदाउट मेम्ब्रेन का होता है न्यूक्लियोलस, और हर सेल में एक न्यूक्लियोलस मिलता है। The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound. जो ये न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए के ऊपर बनता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जो डीएनए होता है ना, ये इस डीएनए के टेम्पलेट पर राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ये सभी बनते हैं इसी के ऊपर, डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out proteins। जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, जैसे oocyte में है ना, तो वहां पे ज्यादा संख्या में मिलती है, और तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है, you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of the nucleoprotein fiber called chromatin। मैंने बताया था कि डिवीजन से पहले जो क्रोमोजोम है वो क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है, मतलब एक कलरफुल थ्रेड के रूप में मिलता है जो उलझी हुई थ्रेड के रूप में होती है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ना वो दिखानी पड़ती है उस टाइम पे जब कि सेल ग्रोथ कर रही होती है, कि क्या क्या चाहिए सेल डिवीजन के लिए, वो सब बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसको खोलना पड़ता है, इसलिए वो लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। सिकुड़ी हुई इस कंडीशन को बोलते हैं क्रोमोजोम, मतलब क्रोमेटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोजोम एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोजोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोजोम को इक्वली डिवाइड करना होता है दोनों सेल में। ठीक है ना, जो क्रोमोजोम है उनको इक्वली डिवाइड करना पड़ता है, और इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम भी, अगर किसी चीज को इक्वल काटना होता है तो पहले फोल्ड करते हैं उसे। लंबी चीज को थोड़ी ना ऐसे काट लेंगे, बहुत लंबी चीज है कैसे काटेंगे के लिए, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं ना, फोल्ड कर लेते हैं, तभी वो ज्यादा प्रिसाइजली कट्स हो सकती है। तो इसी तरह क्रोमोजोम भी अपने आप को सिकोड़ लेता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन।
क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, क्योंकि डीएनए खुद एसिड का बना होता है ना, न्यूक्लियो एसिड का बना होता है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है फुल नेम डीएनए का? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कम होता है देन द आरएनए, इसीलिए उसको कहते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? कम होना। डी मतलब डिक्रीज। किस चीज का डिक्रीज? ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम होता है देन द आरएनए, इसलिए उसको कहते हैं डीएनए। मतलब वो एसिड होता है। तो किससे अटैच होकर क्रोमोसोम बनाएगा? बेस से, है ना, एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस। और बेस क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। जब हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलता है ना, तो बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 4623 pair of chromosome। मतलब डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है इन द 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन में? 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, है ना। और इस जोड़े में लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड होता है। तो इसको प्रिसाइजली कैसे कट कर सकते हैं? उसको तो सिकोड़ने पड़ेगा ना। और सेल तो बहुत छोटी छोटी होती है ना, माइक्रोमीटर में होती है इनका साइज। तो इतना लंबा 2 मीटर कैसे आ जाएगा? तो उसको तो फोल्ड करना पड़ेगा ना। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन फॉर्म द क्रोमोसोम इन क्लास 12th में आएगा ज्यादा, है ना। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल एसेंशियल हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। इसे हम देख लेते हैं। ये होता है क्रोमोसोम, ये होती है उसकी आर्म, ठीक है, ये आर्म होती है। और जहाँ पे जुड़ा होता है ना ये, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। इस पे एक पोर्शन और होता है सेंट्रोमियर के बाहर, उसको कहते हैं नीटोकोर। जिसमें हमने पढ़ा था ना सेंट्रोसोम में, जो थ्रेड बनते हैं ना स्पेंडल फाइबर, वो आके अटैच होते हैं इस नीटोकोर से। नीटोकोर, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे ये कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना प्राइमरी, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ऑन द साइड ऑफ विच डिस शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड नीटोकोर आर प्रेजेंट, इसको कहते हैं नीटोकोर। जैसे सेंट्रोमियर हो गया ये हो गया सेंट्रोमियर। ये कॉन्स्ट्रक्शन हिस्सा होता है, कॉन्स्ट्रक्शन में दबा हुआ, इस पे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है ऐसी, उसको कहते हैं नीटोकोर। जहाँ पे स्पंडल फाइबर अटैच होते हैं, किससे बनते हैं? सेंट्रोसोम से, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो सेंट्रोमियर होल्ड ट्रू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, ठीक है ना। इनमें टू क्रोमेटिड होते हैं ऐसे क्रोमोसोम में, एक ये होता है और एक ये होता है। ये दोनों क्रोमेटिड जो है यहाँ पे आकर सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेप्लिकेट करता है ना डीएनए। तो जो रेप्लिकेट करता है डीएनए, तो उसकी ये दोनों क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये। इसके एक इमेज देखते हैं। ये है, ये है सेंट्रोमियर, बीच का जो है ना ये हिस्सा, ये है सेंट्रोमियर। और जो क्रोमोसोम का ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, बिल्कुल, उसको कहते हैं टीलोमियर। कहते हैं अगर कोई टीलोमेरेज एंजाइम हो ना, जो टीलोमेयर्स को टूटने ना दे, है ना, खींचने ना दे, तो जो एनिमल्स है ना, उनकी एज बहुत लंबी हो सकती है, ठीक। तो ये जो सेंट्रोमियर है, मतलब जो एजिंग होती है ना, ये टीलोमियर्स के टूटने की वजह से होती है। क्रोमोसोम के जो टीलोमियर टूट जाते हैं ना, या फ्यूजन हो जाता है दूसरे से, किसी भी चीज से, तो उससे एज घटती है। और ये है सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये है क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है। और ये है आर्म्स, एक ये और ये आर्म्स, ठीक है। Based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into फोर टाइम। मतलब सेंट्रोमियर के आधार पर उसको डिवाइड किया जा सकता है क्रोमोसोम को। कितने टाइम में? 4 में। मतलब मेटा मीन्स होता है बीच में, जब सेंट्रोमियर दोनों के बिल्कुल बीच में हो, ऐसे। मतलब एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, दोनों आर्म के बीच में जब सेंट्रोमियर होता है, उसको कहते हैं मेटा सेंट्रिक। मेटा मीन्स बीच में, मेटा मीन्स बीच में, बीच में। क्या बीच में? सेंट्रोमियर जब जब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जब बीच में होता है, उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। हैज मिडिल सेंट्रोमियर है फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म, जो आर्म है ना ये दोनों, दोनों की लेंथ बराबर होती है। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब वो जो बिल्कुल बीच में ना हो, ठीक है ना, जो सेंट्रोमियर है ना,
बिल्कुल बीच में ना हो उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब ऐसे, ये आर्म है और ये सेंट्रोमियर है और ये दूसरी आर्म है, मतलब ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक होता है एक्रो। एक्रो मतलब ऊपर, समझ गए, मतलब ज्यादा ऊपर, एकदम ऊपर ना होके ज्यादा ऊपर, ठीक है ना, मतलब एक कुछ ज्यादा शॉर्ट हो और एक कुछ ज्यादा लॉन्ग हो, ठीक है ये। इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। एक होता है टीरोसेंट्रिक, मतलब ये ऊपर है ना बिल्कुल छोटी सी रह जाए बिंदुवत, और जो नीचे की आर्म है और एक आर्म बहुत लंबी हो जाए, उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। द सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग टू वन शॉर्टर आर्म एंड द वन longer arm। इसे एक शॉर्टर आर्म होगी, एक longer होगी। In case of acrocentric chromosome, the centrome is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm। मतलब एक तो एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएगी ये और एक लॉन्ग हो जाएगी, है ना। लेकिन जो टीरोसेंट्रिक है ना उसमें बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, है ना। वेयर एज द टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोम। टर्मिनल होते बिल्कुल लास्ट में, है ना, बिल्कुल लास्ट में आ जाए ऐसे, तो इसको कहते हैं टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम। Sometime a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location। मतलब उसका जो लोकेशन होता है ना वो कांस्टेंट होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है ना, जहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है। मतलब ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है। मतलब ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इससे दो आर्म जुड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलता है ना। और इसके बाद जो ये छोटा सा हिस्सा बनता है ना आर्म का, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और वो बनता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के कारण, और ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, ठीक है ना। और इस सेट क्रोमोसोम में ही न्यूक्लियोलस बनता है, जहाँ पे सेट क्रोमोसोम होता है ना वहीं पे न्यूक्लियोलस बनता है, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना ये यहाँ। और ये सैटेलाइट है, इस जगह से ही क्या है डीएनए के थ्रेड निकलते हैं और उसमें बनता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। और ये बन जाती है एक रचना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है बच्चों। तो ये था टॉपिक आज का। आज हमने न्यूक्लियस खत्म कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है और आपको समझ आया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों। आप ही के ऊपर डिपेंड है कि मेरा चैनल जो है ये मोनेटाइज हो, आगे तरक्की करे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा माइक्रोबॉडीज का, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप अपना ध्यान रखें।